दोस्तों नमस्कार। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ये जान लें कि मौर्योत्तर काल किस अवधि को कहा जाता है और इसकी क्या विशेषता थी। दोस्तों बेसिकली मौर्योत्तर काल भारतीय इतिहास का वह कालखंड है जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुरू होता है और गुप्त साम्राज्य के उदय तक, अर्थात कहने का मतलब यह है कि 187 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईस्वी तक का जो कालखंड था वह भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल के नाम से जाना गया। इस काल की कुछ अपनी विशेषताएं थी, जैसे इस काल में जो सबसे बड़ी विशेषता जो देखने के लिए मिली वह यह कि विदेशी संस्कृतियों का भारतीय संस्कृति और सभ्यता में सम्मिश्रण होता चला गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मौर्योत्तर काल के दौरान पश्चिमोत्तर भारत से जो हिंद, यूनानी, शाक, पहलव, कुषाण आदि आक्रमण हुए और साथ ही साथ उन आक्रमणकारियों ने भारत में अपने वंश की स्थापना की, अपने साम्राज्य की स्थापना की, जिसके कारण उसकी संस्कृति भारतीय संस्कृति में काफ़ी घुल मिल गई। तो इस तरीके से एक नए संस्कृति का उद्भव होता है। साथ ही साथ मूर्ति कला के क्षेत्र में जो है वह गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली का सम्मिश्रण देखने के लिए मिलता है, उसका विकास होता है। और तीसरी बात कि इसी काल में जो है बौद्ध धर्म का विदेशों में काफ़ी ज़्यादा प्रसार होता है, जिसमें कुषाण सम्राट कनिष्क का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस तरीके से ये जो काल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चंस है हम लोग उसको आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? ए पुष्यमित्र, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र, डी वाग्भट। दोस्तों इसका आंसर होगा ए पुष्यमित्र। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ को पाटलिपुत्र में सैन्य निरीक्षण के लिए बुलाया और वहीं पर सभी सैनिकों के सामने उसकी हत्या कर दी और राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। और बाद में उसने जिस वंश की स्थापना की वह शुंग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ इस पे और ध्यान दें, इसकी तिथि पे। यहाँ पे 185 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, कहीं कहीं 187 ईसा पूर्व भी मिलता है। तो आप लोग इस दोनों तिथियों में कंफ्यूज ना करें, जहाँ जो मिले उसके अकॉर्डिंग आप उसे सही कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय का, बी पुष्यमित्र शुंग का, सी कनिष्क का, डी गौतमीपुत्र सातकर्णी का। दोस्तों प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित भी थे और इन्होंने ही पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो 2 अश्वमेध आयोजित किया गया था उसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 और 2011 में पूछा गया है, इस कारण यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्वा या कन, डी गुप्त वंश। दोस्तों शुंग वंश के बाद भारत पर कण्वा या कन वंश ने राज किया था। यह क्वेश्चन जो है 45th बीपीएससी प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया था। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस तरीके से अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी, ठीक उसी तरीके से अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके अमात्य वासुदेव ने करके जो है कण्वा या कन वंश की नींव डाली थी। शुंग वंश की तरह यह भी एक ब्राह्मण वंश ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। दोस्तों मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वह सातवाहन वंश था। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1993 में पूछा गया था। इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, शिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। तो यहाँ पे कभी कभी अगर ये पूछा जाए कि
सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो उसका क्या होगा आंसर? सिंधुक, सिमुक या सिप्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? ए चालुक्य, बी राष्ट्रकूट, सी पल्लव, डी सातवाहन। दोस्तों यहाँ पे जो भी चारों राजवंश के नाम दिए गए हैं उसमें सबसे पुराना जो राजवंश था वो सातवाहन राजवंश था। इसका थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। यह क्वेश्चन यूपी यूडीए या एलडीए प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया था। उपर्युक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक ने संभवतः ईसा पूर्व प्रथम सदी के उत्तरार्ध में शासन किया और उसका शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दक्षिणापथ मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। जब मौर्य सम्राटों की शक्ति शिथिल हुई और भारत में अनेक प्रदेश उनकी अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र होने लगे तो दक्षिणापथ में सातवाहन वंश ने अपने एक पृथक राज्य की स्थापना की। कालांतर में इस सातवाहन वंश का बहुत ही उत्कर्ष हुआ और इसने मगध पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शकों के साथ निरंतर संघर्ष के कारण जब इस राजवंश अर्थात सातवाहन राजवंश की शक्ति छिन्न हुई तो दक्षिणापथ में अनेक नए राजवंशों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें वाकाटक, कदम और पल्लव वंश के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्हीं वंशों में से वातापी या बादामी का चालुक्य वंश और कल्याणु का चालुक्य वंश भी एक था। इस तरीके से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मौर्यों के बाद दक्षिणापथ में सबसे पहले सातवाहन वंश आए और जब सातवाहन वंश की शक्ति छिन्न हुई उसके बाद ही दक्षिण भारत में पल्लव या चालुक्य वंश अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? ए अमरावती में, बी नालदुर्ग में, सी नांदेड़ में, डी दुर्ग में। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया था। यहाँ पर जो ऑप्शंस जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ए अमरावती होगा। हालांकि हम लोग जानते हैं कि सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी, किंतु इस वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह अमरावती ही था। पुराणों में इस राजवंश को अर्थात सातवाहन राजवंश को आंध्रभृत्य या अभिजातीय या अधिजातीय कहा गया है। इसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ए जूनागढ़ अभिलेख, बी भित्री स्तंभ लेख, सी नासिक लेख, डी सांची का अभिलेख। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था। यहाँ पर इसका आंसर जो है वह जूनागढ़ अभिलेख होगा। थोड़ा सा इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंद गुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। अभिलेख के अनुसार झील का निर्माण चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि इससे कई क्वेश्चंस निकल के सामने आते हैं। जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें और किन किन शासकों का जिक्र है उस अभिलेख में, तो पहला क्या हो जाएगा? अशोक, दूसरा स्कंदगुप्त, है ना। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। साथ ही साथ और भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि तुसास्प जो अशोक के शासन के समय था ने इसमें नहर निकाली एवं रुद्रदामन ने झील के बांध की मरम्मत करवाई थी। तो इस तरीके से इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ई चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी रुद्रदामन प्रथम। को दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था। थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है, जैसे यहाँ घुमाया गया है कि बिना बेगार लिए, मतलब कहने का मतलब है कि बिना मजदूरी दिए किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी रुद्रदामन प्रथम, जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे सिक्कों को जारी किया था किसने?
ए इंडो ग्रीकों ने, बी प्रतिहारों ने, सी शकों ने, डी कुषाणों ने। दोस्तों इसका आंसर जो होगा डी कुषाणों ने होगा। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया था। थोड़ा सा इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यद्यपि इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यमन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? कुषाण वंश। इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए सातवाहनों ने, बी कुषाण ने, सी शक ने, डी पार्थियन ने। दोस्तों प्राचीन भारत में जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जो है वह कुषाण शासकों को ही जाता है। यह क्वेश्चन जो है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स 2004 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ए विम कटफिसस, डी नहपान, सी कनिष्क, डी बुद्धगुप्त। दोस्तों बुद्ध के थोड़ा सा गौर से देखें आप लोग, बुद्ध का जो है मतलब कनिष्क के सिक्कों पर जो है अंकन हुआ था। वहीं पे एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछा जाता है कि शिव का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? तो शिव का अंकन जो है विम कटफिसस के सिक्कों पर हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। जबकि अगर बुद्ध का है तो उसका आंसर क्या है? कनिष्क है। हम लोग जानते हैं चूंकि कनिष्क जो है वो बौद्ध मतावलंबी था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने काफ़ी सारा काम किया था। इसी के समय में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ए कुजुल कटफिसस, बी कनिष्क प्रथम, सी विम कटफिसस और डी हुविस्क। दोस्तों सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है वह विम कटफिसस को ही दिया जाता है। यह क्वेश्चन से जो है यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया था। यहाँ थोड़ा डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि भारत में यद्यपि स्वर्ण सिक्कों को सर्वप्रथम हिंद यमन शासकों ने प्रचलित कराया था, तथापि कुषाण शासकों में विम कटफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ए विम कटफिसस ने, बी कनिष्क ने, सी कुजल कटफिसस ने, डी हर्मवीज ने। दोस्तों इसका आंसर भी जो है वह विम कटफिसस ही होगा। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। थोड़ा सा इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि कुषाण वंशीय विम कटफिसस जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। उसकी पहचान भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाने वाले शासक के रूप में भी है, जबकि कुजुल कटफिसस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। तो इसको आप लोग थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? अवधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ए वासुदेव का, बी इंद्र का, सी मित्र का, डी कार्तिकेय का। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया था। इसका आंसर जो है वह कार्तिकेय होगा। अवधेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है, अतः विकल्प जो है वह डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ए 78 ईस्वी सन, बी 98 ईस्वी सन, सी 81 ईस्वी सन और डी 121 ईस्वी सन। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था और इसका आंसर जो है वह सी 81 ईस्वी सन होगा। थोड़ा सा इसका डिटेल्स देखते हैं हम लोग कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण अर्थात 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। यहाँ पे ध्यान रखें कि कनिष्क का जो राज्यारोहण है वो 78 ईस्वी सन में हुआ था और उसके तीसरे वर्ष में यह जो बौद्ध प्रतिमा थी उसको मथुरा से लाकर के सारनाथ में स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से इसका आंसर
राज्यारोहण के तीसरे वर्ष अर्थात 78 के बाद 3 वर्ष मतलब 81 ईस्वी सन में ये स्थापित किया गया था। इस तरीके से इसका आंसर 81 ईस्वी सन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? ए 178 बीसी में, बी 101 एडी में, सी 58 बीसी में और डी 78 एडी में। दोस्तों इसका आंसर होगा 78 एडी। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बीसी और एडी का मतलब समझ लें। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व, और एडी का मतलब होता है आफ्टर डोमिनो मतलब ईसा पूर्व के बाद। तो यहाँ पर इस ईसा पूर्व के बाद मतलब ईसवी सन है ना, और अगर बीसी है तो ईसा पूर्व। तो कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 78 ईस्वी में हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर डी होगा। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1991 में ही पूछा गया था। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 तथा 1960 ईस्वी में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए थे। द्वितीय सम्मेलन में अर्थात 1960 ईस्वी में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ भी माना जाता है। अर्थात शक संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? 78 एडी से ही माना जाता है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ किया गया कब? ए 58 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 320 ईस्वी, डी 606 ईस्वी। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1990 और यूपी आरओ या जेआरओ मेंस 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर जो है वह क्या होगा? 78 ईस्वी। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। यहाँ पे इसका थोड़ा सा कैसे इसका निष्कर्ष निकाला गया ये हम लोग डिटेल से देखते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि यह इस जो विक्रमादित्य थे ये मध्य प्रदेश का कोई शासक थे और उसके जो उत्तराधिकारी थे उसको 135 विक्रम संवत, जो इस विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था, उसी विक्रम संवत के आधार पर उसके 135 वर्ष बाद शकों ने उसको पराजित करके उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि जो है 135 - 57 बराबर 78 ईस्वी आती है। इस तरीके से अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है, अर्थात कितने वर्षों का अंतर है? ए 57 वर्ष का, बी 78 वर्ष का, सी 135 वर्ष का, डी 320 वर्ष का। दोस्तों इसको हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक अभी जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो विक्रम संवत था उसके 135 वर्ष बाद है ना, में उसके उत्तराधिकारी को, विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को शक शासकों ने पराजित किया था और उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। तो हम लोग जाहिर है कि 135 वर्ष का अंतर है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी निकाला जाता है और वो उसका तरीका ये है कि वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत अर्थात 57 ईसा पूर्व प्राप्त होता है तथा 78 घटा देने पर शक संवत अर्थात 58 ईस्वी प्राप्त होता है। अर्थात 2014 विक्रम संवत पर 57 जोड़ देने से 271 तथा शक संवत 2014 में 78 घटा देने से 1936 प्राप्त होता है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अर्थात दोनों का अगर अंतर देखें तो 2071 है ना, और ये 1936, दोनों का अंतर अगर देखें तो 135 वर्ष आता है। इस तरीके से इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह 135 वर्ष है। हम लोग ये दोनों तरीके से देख सकते हैं। सिंपल तरीका ये है कि शक संवत और विक्रम संवत जारी करने का जो तिथि है उसको आप घटा दें, या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आप इसको जोड़ घटा सकते हैं और निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है, अर्थात किस एक के अनुरूप है, बराबर है? ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च,
बी 15 मई अथवा 16 मई, सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च, डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि 21 या 22 या 21 मार्च जो दिया गया है वो बेसिकली लीप ईयर के लिए दिया गया है। तो यह क्वेश्चन जो है IAS 2014 में पूछा गया था। देखिए एक चीज़ ध्यान रखें कि UPSC में क्वेश्चन भले ही सामान्य पूछा जाता है, लेकिन उसका जो पूछने का जो ढंग होता है वह थोड़ा सा हटके होता है। वह आपको विचलित करने का कोशिश करता है कि आप उसको कितने अच्छे से समझे हैं या नहीं समझे हैं। जैसे यहाँ कितना सिंपल चीज़ था, लेकिन इसको कितने क्रिटिकल तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया गया है ताकि बच्चा कंफ्यूज करे। और लेकिन अगर आप इसको जानते हैं तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। इसका हम लोग डिटेल से देखते हैं। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः प्रथम चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। इस तरीके से ये दोनों का जो अनुरूप होगा वह 22 मार्च अथवा 21 मार्च को ही होगा। कितना सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन को ही इतना लंबा पूछा गया कि बच्चा कंफ्यूज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ए 78 ईस्वी, बी 57 ईसा पूर्व, सी 72 ईसा पूर्व, डी 56 ईसा पूर्व। दोस्तों हम लोगों ने ऊपर नहीं इसको देखा था कि विक्रम संवत जो है वह 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक शासक ने चलाया था। इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं कि विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, पहला कृत संवत और दूसरा मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्माण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर के निर्माण की तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 माइनस 470 बराबर 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। इस तरीके से विक्रम संवत का जो तिथि है वह 57 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। ए 1931, बी 1952, सी 2066, डी 2087। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिसंबर 2009 का वर्ष हो तो उस समय शक संवत के अनुसार कौन सा वर्ष होगा। यह क्वेश्चन UPPCS मेंस 2007 में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में से जब शक संवत को हम जो घटा देंगे उसी के अकॉर्डिंग मेरा वो वर्ष निकल आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। यह 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तदनुसार यदि दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष 78 घटा दें तो क्या प्राप्त होगा, 1931। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, 1931। इसी तरीके से वर्तमान में यदि अभी ये पूछा जाए कि दिसंबर 2020 में शक संवत का कौन सा वर्ष होगा, तो यहाँ पर जो है 78 अगर मान लीजिए हम लोग घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हम लोगों को, 1942। इस तरीके से अगर ये पूछा जाए कि अभी कौन सा शक संवत होगा तो वह 1942 ईस्वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अश्वघोष किसका समकालीन था। ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, सी कनिष्क का, डी हर्षवर्धन का। दोस्तों यह क्वेश्चन UPPCS मेंस 2008 और उत्तराखंड PCS प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया था। यहाँ पर ध्यान रखें कि अश्वघोष जो था वह कनिष्क का समकालीन और उसका राजकवि भी था। इन्होंने बहुत सारे बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की, जिनमें सौदरानंद, बुद्धचरित तथा सारीपुत्र प्रकरण प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि कनिष्क प्रथम बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत में बौद्ध ग्रंथों की रचना की थी। इससे पहले जितने भी बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी वो प्राकृत या पाली भाषा में या अर्धमागधी भाषा में ही उसकी रचना की गई थी, लेकिन अश्वघोष ने सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। ए अश्वघोष, बी चरक, सी नागार्जुन, डी पतंजलि। दोस्तों यह क्वेश्चन UP लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पतंजलि।
हम लोग जानते हैं कि पतंजलि शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का राजकवि थे, राजपुरोहित थे। इस तरीके से ये जो है कनिष्क के समकालीन नहीं थे। बाकी जितने भी ये तीनों के नाम दिए गए हैं, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये सभी कनिष्क के राज दरबार से संबंधित थे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल्स। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र, डी चंपा। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीआरओ मेंस 2014 में पूछा गया था। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि कनिष्क का जो रबतक अभिलेख है वह अफगानिस्तान से 1993 में प्राप्त किया गया था। इसमें 4 नामों का उल्लेख है जिसमें श्रावस्ती का नाम नहीं है। यहाँ थोड़ा सा इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये यूनानी लिपि तथा बैक्टीरियन भाषा में लिखे गए। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नामों का उल्लेख है जो हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का नाम नहीं है। इस तरीके से इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर ए श्रावस्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी वासुदेव। दोस्तों वर्ण व्यवस्था का जो रक्षक है वह गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्य वर्ण अर्थात 4 वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर अर्थात जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए पांचाओ, बी पानयांग, सी हुआंगटी और डी होटी। दोस्तों यह क्वेश्चन झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया था। इसका आंसर जो है वह पांचाओ होगा। थोड़ा सा इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाओ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्कस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की। पांचाओ ने प्रस्ताव को जब ठुकरा दिया तो फलतः कनिष्क ने रुष्ट होकर उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, किंतु कनिष्क जो है वह असफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस राजवंश अर्थात किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थीं? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कुषाण वंश की सीमाएं जो थी वह भारत के बाहर तक फैली हुई थी। यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल्स देखते हैं कि कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली हुई थीं। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तरी चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन काल में। दोस्तों बाल विवाह की जो प्रथा थी वह सबसे पहले कुषाण काल में देखने के लिए मिलती है। यह क्वेश्चंस जो है RAS या RTS प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया था। इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं। कुषाण काल अर्थात प्रथम शताब्दी ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु कम करके 8 से 10 वर्ष की आयु कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया था।
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि समाज में इस दौरान अर्थात कुषाण काल के दौरान एक बहुत ही जो है भयानक कुरीति समाप्त हो गई, इस भयानक कुरीति आ गई, व्याप्त हो गई। जो बाल विवाह, जो पहले बाल विवाह नहीं होता था, इस दौरान अब बाल विवाह होने लगा था। अर्थात कह सकते हैं कि इस दौरान अर्थात कुषाण काल के दौरान सोसाइटी में, समाज में स्त्रियों की दशा और निम्न हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। ए कुषाणों के समय में, बी गुप्तों के समय में, सी अकबर के समय में, डी मौर्यों के समय में। दोस्तों की कला की गांधार शैली जो है वह कुषाणों के समय में फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। ए हिंदू मंदिर के कारण, सी बी स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, सी हाथी के दांत हेतु, डी बुद्ध के प्रतिमा हेतु। दोस्तों अफगानिस्तान का बामियान जो है वह बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया था। यहाँ हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ए शिखर, बी बेसर, सी गांधार, डी नागर। दोस्तों जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे गांधार कला शैली कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा डिटेल्स देखते हैं कि भारतीय और यूनानी आकृति के सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण ही इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। ए भारतीय तथा फारसी कला का, बी भारतीय तथा चीनी कला का, सी भारतीय तथा तुर्की अफगानिस्तानी कला का, डी भारतीय तथा यूनानी कला का। दोस्तों हम लोगों ने ऊपर ही देखा है कि गांधार कला जो थी वह भारतीय तथा यूनानी कला शैली का मिश्रण था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, डी भारतीय तथा यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान अर्थात शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। दोस्तों हम लोगों ने पहले ही कहा था कि बेसिकली यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें शब्दों का हेर फेर काफ़ी ज़्यादा होता है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज करें। यहाँ पे देखिए कितना सिंपल है ये। अगर पूछ लिया जाता कि शिष्ट चट्टानों का प्रयोग जो है किस मूर्ति कला में होता था तो भी वही सवाल था, और यहाँ पे इतना जो लंबा चौड़ा सवाल पूछा गया है उसका भी मतलब वही है। हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए मौर्य मूर्ति कला, बी मथुरा मूर्ति कला, सी भरहुत मूर्ति कला और डी गांधार मूर्ति कला। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि गांधार मूर्ति कला में ही शिष्ट चट्टान का प्रयोग जो है ज़्यादा किया जाता था। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित अर्थात शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था, किंतु इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा गांधार मूर्ति कला ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ए यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण और शक, सी शक यूनानी और कुषाण, डी शक कुषाण और यूनानी। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि भारत पर मौर्योत्तर काल के दौरान जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे उसका क्रम क्या था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा ए यूनानी शक और कुषाण। सबसे पहले यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद कुषाण आए, इसलिए इसका आंसर ए होगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग भारत में बाह्य आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। यूनानी जो कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के समय हुआ था, फिर शक या सीथियन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, उसके बाद कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में। इस तरीके से इनके आक्रमण का सीरीज यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन था। ए साइरस, बी डेरियस प्रथम, सी कैम्थिसियस और डी मिनांडर। दोस्तों पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह डेरियस प्रथम ही था। ईरानी शासक डेरियस प्रथम
जिसका कार्यकाल है 522 से 486 ईसा पूर्व, ने भारत में सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। अब आपको सही कूट का चुनाव करना है कि कौन सा आंसर होगा इसमें। कूट है ए में, ए दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों अर्थात ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों इसका आंसर जो है वह सी होगा। सी कहने का मतलब यह है कि ए सही है परंतु आर गलत है। कहने का मतलब यह है कि कुषाण शासक जो थे फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे किंतु उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी। यहाँ इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी और अरिका मेडू में भी खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था किंतु इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स 1998 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे। ए गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, बी जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, सी हाथी गुम्फा लेख के साथ, डी सारनाथ लेख के साथ। दोस्तों राजा खारवेल का नाम जो है हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। यह क्वेश्चन 43वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया था। इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि कलिंग का चेदीय वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण लिखा हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। राजा खारवेल का जो झुकाव था वो जैन धर्म के प्रति थोड़ा ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। ए अशोक, बी हर्ष, सी खारवेल, डी पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों हम लोगों ने ऊपर ही देखा है कि इनमें से जितने शासक के नाम दिए गए हैं उसमें राजा खारवेल जो थे वो जैन धर्म का संरक्षक भी थे और जैन धर्म की तरफ उनका झुकाव भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। ए चेदी वंश, बी कदम वंश, सी कलिंग वंश, डी हरियंक वंश। दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल जो है वह चेदी वंश के शासक थे। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 और यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ए मथुरा संग्रहालय, बी मद्रास संग्रहालय, सी बी मुंबई संग्रहालय और डी दिल्ली संग्रहालय। दोस्तों कुषाण कालीन मूर्तियों का जो सबसे अधिक मात्रा में संग्रह है वो मथुरा संग्रहालय में ही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। ए शातवाहन, बी मौर्य, सी गुप्त, डी चोल। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए आप डी को चोल पढ़ लें। इसका आंसर होगा ए सातवाहन। सातवाहन वंश ने ही सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान के रूप में देने की प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। ए शकों ने, बी पार्थियनों ने, सी कुषाणों ने, डी यूनानियों ने। दोस्तों भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो यूनानियों को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों के महान रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट
किसने प्रारंभ कराया? ए कनिष्क ने, बी अशोक ने, सी हर्ष ने, डी फाहियान ने। दोस्तों महान रेशम मार्ग प्रारंभ कराने का श्रेय जो है वो कुषाण शासक कनिष्क को ही जाता है। यह एसएससी 1999 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी गुप्तोत्तर काल में। दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वह कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शिक्षा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? ए सहजयान, बी हीनयान, डी वज्रयान, सी वज्रयान और डी महायान। दोस्तों कनिष्क जो था वह महायान शाखा का अनुयायी था और इसी महायान शाखा को उसने जो है विदेशों में इसका प्रचार प्रसार किया और उसे दूर दूर तक फैलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ए मिनांडर, बी रुद्रदामन, सी गोंदोफर्नेंस और डी कनिष्क। दोस्तों ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है वह गोंदोफर्नेंस अर्थात ऑप्शन नंबर सी के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ए हिंदुओं ने, बी गुप्तों ने, सी ईरानियों ने और डी शकों ने। दोस्तों भारत में सबसे पहले क्षत्रप प्रणाली का जो प्रयोग है वह हिंदू ईरानियों ने ही किया था, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन अर्थात मिलिट्री गवर्नेंसशिप व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? ए ग्रीकों के द्वारा, बी पार्थियनों के द्वारा, सी शकों के द्वारा, डी मुगलों के द्वारा। दोस्तों यह क्वेश्चन जीपीएससी 2000 में पूछा गया था और इसका आंसर होगा ग्रीकों के द्वारा। ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में सैनिक शासन की व्यवस्था को व्यवहार में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? ए शतमान, बी निष्क, सी पर्ल, डी कारसारपन। दोस्तों चार धातुओं अर्थात सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिश्रण से बने सिक्के को कारसारपन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ए कुषाणों का, बी तमिलों एवं चेरों का, सी शकों का, डी वाकाटकों का। दोस्तों सर्वप्रथम रोम के साथ जो है वह कुषाण शासकों का व्यापार प्रारंभ हुआ था और कुषाण शासकों के दौरान ही पश्चिमी एवं मध्य एशिया के साथ साथ यूरोप के साथ जो है व्यापार काफ़ी ज़्यादा फैला और भारत आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार में भी जो है काफ़ी मजबूत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? ए कटफिसस द्वितीय, बी डेमेट्रियस, सी मिनांडर और डी कनिष्क। दोस्तों मिनांडर जो है वह अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र के हाथ में राजसत्ता को सौंप करके बौद्ध भिक्षु बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों का संबंध था ए सीथियन जनजाति से, बी पार्थिया से, सी चीन के यूची जनजाति से और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कुषाणों का संबंध जो है वह चीन के यूची जनजाति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ये स्ट्रेटो ने, बी स्ट्रेटो द्वितीय ने, सी डेमेट्रियस ने और डी मेनांडर ने। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस जो है 2014 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा स्ट्रेटो द्वितीय। स्ट्रेटो द्वितीय ने ही शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासनकाल ईसा पूर्व 25 से 10 ईस्वी के बीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद और डी प्रसेनजित। दोस्तों इसमें जो चारों नाम दिया गया है इसमें से मिलिंद जो है बाकी तीनों के समकालीन नहीं है। इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं। बिंबिसार जिसका कार्यकाल 544 से 492 ईसा पूर्व था, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था, वह हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था, वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। किंतु मिनांडर जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है उत्तर भारत में इंडो ग्रीक का राजा था। इसका समय 155 अथवा 150 से 130 ईसा पूर्व के बीच था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे जबकि मिलिंद इसका समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए काठियावाड़ के रुद्रदामन में,
के अभिलेख में, बी अशोक के अभिलेख में, सी राजेंद्र प्रथम के अभिलेख में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया था। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वह काठियावाड़ के रुद्रदामन का अभिलेख होगा। यहाँ थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। रुद्रदामन जिसका कार्यकाल 130 से 150 ईस्वी के बीच था का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इस तरीके से मौर्योत्तर काल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सबों को हमने एक एक करके देखा और साथ ही साथ उसकी व्याख्या को भी हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए। जय हिंद।